Hi बच्चों, how is everyone doing? I hope that everybody is doing fine. Students, this is your chemistry educator खुशबू शाह एंड बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट हाइड्रोकार्बन्स रिवीजन लेकर आई हूँ. हाइड्रोकार्बन चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 13 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी लेंथी चैप्टर, राइट. अब एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है इन वेरी मच डिटेल, तो हम वो पूरा का पूरा आज कवर करने वाले हैं. तो आज आपको प्रॉपर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है. अलॉन्ग विद दैट आई विल बी टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आउट ऑफ ऑल. सो बच्चों कंप्लीट हाइड्रोकार्बन रिवीजन के लिए वीडियो लास्ट तक देखना. माय नेम इज खुशबू शाह एंड आई हैव डन एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, B.Ed in Maths and Science from Punjab University Patiala. I've also qualified CTET and I've been teaching chemistry for past 9 years now and our goal is to make chemistry fun together. चलिए बच्चों आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम चैप्टर नंबर 13. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों और प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो इफ यू डू लाइक दिस वीडियो. चलिए बच्चों हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास चार you have four categories: alkenes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons. Alkene, alkene, alkyne you have done in class 10th as well. In alkenes you have single bonds, saturated hydrocarbons. Alkenes you have double bonds, unsaturated hydrocarbon. Alkynes you have triple bonds, again unsaturated hydrocarbon. एरोमेटिक थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, वो हम लास्ट में करेंगे. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है बेटा सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अल्केन्स फर्स्ट. वी विल डू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, we are going to talk about methods of preparation, methods to prepare any alkane. First of all, you can prepare alkane from unsaturated hydrocarbons such as alkene or alkyne. So बच्चों, let us suppose you have an alkyne CH triple bond CH. ये क्या है? Ethyne. And if you do its reduction in the presence of platinum, palladium, nickel, जितने हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, आपने पढ़ा होगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे आर एबल टू ट्रैप स्मॉल एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन. तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाती है पलेडियम, प्लैटिनम, निकल के सरफेस में, फिर इथाइन उसके ऊपर आके रिएक्ट कर जाता है. ठीक है. सो हाइड्रोजन इज गोइंग टू अटैक एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथीन एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेन. बट द प्रॉब्लम है जब हम सिर्फ पलेडियम यूज करते हैं ना बेटा without any impurity, तो we cannot control the amount of hydrogen that we are putting into. So यहाँ पे क्या होता है, excess of hydrogen ऐड हो जाता है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है बच्चों इथेन में. मैं आपको कंट्रोल रिडक्शन भी पढ़ाऊंगी when we have to convert ethyne into ethene, वो भी है आपके सिलेबस में, that is in alkenes. So बच्चों if you want to convert ethene into ethane, इसके लिए बच्चों अगेन यू विल यूज ओनली 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, वही प्लैटिनम, पलेडियम, निकल, कुछ भी यूज कर सकते हो. सो यू कैन कन्वर्ट एनी अल्काइन इनटू अल्केन्स और एनी अल्कीन इनटू अल्केन बाय सिंपल रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. नेक्स्ट है बच्चों वी हैव फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. इसमें आपकी पहली नेम रिएक्शन आएगी बच्चों. सो अल्काइल हैलाइड्स है बच्चों वी हैव लेट अस सपोज CH3Br. कोई भी हैलोअल्केन ले लो, टेक 2 मोल्स ऑफ द सेम हैलोअल्केन. जस्ट रिमेंबर हैलोअल्केन सेम होना चाहिए, ठीक है. एंड टेक 2 मोल्स ऑफ सोडियम. इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर व्हाट विल हैपन बच्चों, NaBr विल बी एलिमिनेटेड. 2 मोल्स ऑफ NaBr विल बी एलिमिनेटेड. तो बचा क्या बच्चों, CH3, ethane will be left. Right? So this is known as a very very important name reaction. इसको लिख लो, ये पक्का एग्जाम में आएगा. Wurtz reaction. It is known as Wurtz reaction. Last question है इस चैप्टर का that we can only prepare even number carbon atoms from the Wurtz reaction. Why not odd number alkanes? ठीक है. इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, आप ये सब प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आप प्रोपेन, मीथेन ये सब क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? Okay, let's try it out. I'm gonna erase this बच्चों. I hope you have noted it down. Take a screenshot. 3, 2, 1. Okay. So let us suppose beta you are having CH3Br plus 2 moles of Na and आप ले लो ethyl bromide. ठीक है, in the presence of again dry ether. तो वही हो जाएगा, NaBr will be eliminated. ठीक है मैम, बाकी सबको ज्वाइन कर दो. ठीक है बेटा.
CH3C2H5, मैम प्रोपेन बन तो गया, आप कह रहे हो प्रोपेन नहीं बनेगा। लिसन, अभी कहानी बाकी है। एक्चुअली बच्चे जो मिथाइल यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है ना, दिस कैन कंबाइन विद अनदर मिथाइल, तो ये दोनों मिलके इथेन बना सकते हैं। सिमिलरली C2H5, आप एक या दो, आप कुछ गिन के मोल्स तो नहीं डालोगे ना, क्या बहुत सारे मोल्स हैं, राइट। C2H5 इट कैन कंबाइन विद इटसेल्फ टू फॉर्म ब्यूटेन, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि इथेन और ब्यूटेन बन सकते हैं और बनते भी हैं। सो आप बनाने जा रहे हो प्रोपेन, बन रहा है प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, एक मिक्सचर बन रहा है बेटा। सो आपको उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। हमें तो ज्यादा काम करना पसंद नहीं है भाई, ठीक है। So we have to do some extra amount of hard work. We have to put into some extra amount of hard work that we have to purify it. अब प्यूरिफाई तो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया जिससे हम थोड़ा दूर भागते, चलो कर भी लिया प्यूरिफाई। उसके बाद तो कम से कम यील्ड अच्छी होनी चाहिए, बट इवन आफ्टर प्यूरिफिकेशन द यील्ड ऑब्टेन इज वेरी पुअर। So we are doing this much amount of hard work to obtain a poor yield? नहीं बेटा, सूट नहीं करेगा, right? So that is why we do not use this to prepare odd number of hydrocarbons. I hope that it is clear. चलिए बेटा, let's start from our carboxylic acid. Carboxylic acid में first one is decarboxylation. Decarboxylation. Okay. Now decarboxylation के लिए बच्चों you are going to take any carboxylic acid, यही सेम आपका बेंजीन में भी यूज होगा, ठीक है। So keep that in mind. RCOOH, add NaOH in this, तो H2O will be eliminated and you will produce sodium salt of that carboxylic acid. ये बनाना जरूरी है, NCERT में मेंशन नहीं है बेटा। डायरेक्टली पहले बनाओ इससे डायरेक्टली स्टार्ट मत करो, ठीक है। पहले बनाओ RCOONA, then do the reaction. चलो, RCOONA is prepared. Now we are going to add something called soda lime. Soda is NaOH, lime is calcium oxide. अब इससे क्या होता है बेटा, Na2CO3 will be eliminated. क्या हो जाएगा, Na2CO3 will be eliminated and R and H will be combining together. बन गया हल्के। R आप कुछ भी ले लो, लेट अस सपोज R आपका CH3 है यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन गया, CH3H which is मीथेन। तो आपने कार्बन को रिमूव किया, आपने कार्बोक्सी ग्रुप को रिमूव किया, हेंस दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। एक और भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अगेन रिपीटेड इन क्लास 12, दैट्स कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अच्छा, इसमें बेटा आपने वी हैव टू स्टार्ट विद द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले बना लेना, ये वाला स्टेप दोबारा से रिपीट करना बेटा, ठीक है। उसके बाद वी आर गोइंग टू डू द रिएक्शन। सो वी हैव CH3COONA, इलेक्ट्रोलिसिस है, वाटर में ऐड कर दो। अच्छा, मैं प्रोडक्ट बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको बताती हूँ कैटायंस और एनायंस कौन कौन से बनेंगे। ओके, सो कैटायन एनायन बनेंगे हमारे पास एसीटेट एंड OH नेगेटिव, एंड कैटायन बनेंगे Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है, राइट। नाउ वी हैव टू चेक हु इज गोइंग टू गेट डिसोसिएट एज कंपेयर टू हु, ठीक है, मतलब कि कौन सबसे पहले डिसोसिएट होगा एट कैथोड और एट एनोड, राइट। सो बच्चों ये दोनों तो जाएंगे एनायंस एनोड के पास, राइट। एसीटेट और OH नेगेटिव में बेटा जीत होती है एसीटेट आयंस की, तो मतलब कि एसीटेट आयंस आर गोइंग टू विन एंड दे आर गोइंग टू गेट डिस्चार्ज्ड एट एनोड, एंड यहां पे इन दोनों में से जीत होती है H पॉजिटिव की, तो H पॉजिटिव आयन इज गोइंग टू डिस्चार्ज एट कैथोड, ठीक है बेटा। रिएक्शंस बना लेते हैं। सो एट एनोड we have CH3COO negative. Can I write it as CH3COO negative? Can this negative charge make a bond over here and can it eliminate like CO2? That means this will undergo homolysis. तो यहाँ पे तो ये CO2 eliminate हो गया बेटा, बेचारा CH3 free radical बच गया। अच्छा, एक काम करो, 2 moles of acetate ion लो, so 2 moles of methyl free radical will be formed. Can methyl free radical combine with another methyl free radical? Yes, of course. So CH3 will combine with CH3 to form ethane. तो बच्चों आपका पहला प्रोडक्ट क्या बन गया, ईथेन। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
This particular reaction is extremely important. I'll repeat it one more time बच्चों. So students, you have RCOONA जिसमें आपके पास ये एनोड है, ये एनायन है, ठीक है बेटा. This will undergo homolysis so that यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए. This and this will make a double bond over here and 2 moles of CO2 will be eliminated. बचा क्या आपके पास? 2 moles of free radical, methyl free radical. This methyl free radical can combine with itself also and can give you CH3 bond CH3. एक free radical combine करके एक bond बन गया, right? So first product is this. अच्छा, at the cathode hydrogen was getting discharged. H positive will gain 2 electrons to form H2. But you always remember hydrogen get discharged, H positive get discharged at hydrogen gas. H नहीं बनाता, H कोई stable compound नहीं है, H2 ही बनाएगा. तो 2 products are formed बेटा. One is H2, one is ethane. So ethane बन गया, H2 बन गया. बट बेटा आपके पास सोल्यूशन में Na and OH भी तो बचा हुआ था ना, right? Na and OH was also there. Can they combine with themselves? Yes. So NaOH will also be formed. So these are the 3 products getting formed बच्चों. अब इसमें and CO2 भी बना बेटा आपका 2CO2 यहाँ पे जो निकला. So 4 प्रोडक्ट बन गए. आई होप ये समझ में आया होगा. इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इन कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड व्हाई द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. देखो बेटा NaOH बन रहा है. Is it going to cause an increase in the pH of the solution? Of course, ma'am. NaOH का pH बहुत ज्यादा होता है, तो ये pH क्या करेगा? पूरे solution का increase कर देगा. I hope that it is clear to everybody. Now let's move on to physical properties. Now बच्चों, first 4 members of the alkanes are gaseous. The next 8 members are liquids, and larger than that, the carbon atoms getting larger than around 12, 18 electrons, 18 carbon, we have solids, right? So पहले members क्यों gaseous होते हैं? देखो, ये रट्टे मारने वाली बात तो हर कोई रट्टा मार लेगा, but reason पता होना बहुत जरूरी है. बच्चों, as the number of carbon atoms increases, molecular mass also increases. As the molecular mass increases, van der Waals force of attraction also increases. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एटम्स है, एक दूसरे के पास पास रहना चाहते हैं बेटा. जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी स्टूडेंट्स, उतना ही अच्छा स्टेट ऑफ मैटर, राइट? उतना ही अच्छा स्टेट ऑफ मैटर होगा बेटा. सो दैट इज वाई कम कार्बन एटम वाले गैसेस, ज्यादा कार्बन एटम वाले लिक्विड, बहुत ज्यादा कार्बन एटम वाले सॉलिड्स. If we talk about its solubility, you know that they are non-polar. If they are non-polar, beta, they won't be soluble in water, of course, right? Melting point की बात करें, ज्यादा जिसका molecular mass, उसका उतना ही ज्यादा melting point, क्योंकि उसके पास उतनी ज्यादा van der Waals force of attraction, right बेटा? तो ये थी physical properties. Let's talk about chemical properties now, students. Okay. केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अंडर हैलोजिनेशन एक्चुअली. सो आपने ना ये क्लास 10th में ये रिएक्शन पढ़ी होगी, CH4 plus Cl2 in the presence of sunlight giving you CH3Cl plus HCl. पढ़ा है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक हाइड्रोजन, एक Cl निकल गया, एक Cl ने CH3 पे अटैक किया, राइट? दोबारा से Cl2 दे दो बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, CH2Cl2 प्लस HCl. दोबारा रिपीट द सेम प्रोसेस, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया प्लस HCl. अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस. आप पूछोगे मैम कब तक करना है? बच्चों, तब तक करना है व्हेन टिल दी ऑल हाइड्रोजन्स आर सब्स्टिट्यूटेड, ऑल हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड. ठीक है? सो ये आपके पास बन गया. बच्चों, मैं आपको आज इसका मैकेनिज्म बताऊंगी, फर्स्ट स्टेप का. सेकेंड थर्ड स्टेप के मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी, सब स्टेप्स के मैकेनिज्म सेम है. इफ यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इवन वन ऑफ दी स्टेप, यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. तो हम पहले स्टेप के मैकेनिज्म की बात करते हैं. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट स्टेप वाज CH4 प्लस Cl2 in the presence of H nu, CH3Cl plus HCl. We'll talk about this mechanism. But your free radical substitution is made up of 3 steps: chain initiation, chain propagation,
chain termination. Let's start with chain initiation. In chain initiation, free radicals will be formed. That is, Cl2 will undergo homolysis to form chloride free radical. ठीक है? This is chain initiation. Next up, we have chain propagation. In chain propagation में ना मैं मीथेन को जरा ओपन करके लिख देती हूँ like this. अब क्या होगा बेटा, क्लोराइड फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा. You might be thinking मैम ठीक है, हाइड्रोजन को निकाल दो, उसकी जगह क्लोरीन डाल दो, है ना, इजी लग रहा है ना? नहीं, इतना इजी नहीं है बेटा. होता क्या है, अगर आप कंपेयर करो कि क्लोरीन की किसके साथ ज्यादा बनती है, क्लोरीन की कार्बन के साथ ज्यादा बनती है, क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ ज्यादा बनती है. सो बच्चों, क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ ज्यादा बनती है. व्हाट विल हैपन, दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल अंडरगो होमोलिसिस. मैम होमोलिसिस क्यों हुआ? देखो बेटा, अगर आपके पास फ्री रेडिकल अप्रोच करेगा आप होमोलिसिस कराओगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा आप हेट्रोलिसिस कराओगे. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज अप्रोचिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द अटैकिंग रिएजेंट. ये आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, दैट व्हाट काइंड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज दैट, डिपेंडिंग अपॉन दैट द बॉन्ड विल अंडरगो क्लीवेज, राइट. तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आप होमोलिटिक क्लीवेज कराओगे, ताकि हाइड्राइड फ्री रेडिकल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा. हाइड्राइड फ्री रेडिकल बिकॉज उसकी ज्यादा बनती है क्लोरीन के साथ, दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू टुगेदर फॉर्म HCl, एंड ये हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल अकेला बेचारा यहाँ पे रह गया अनस्टेबल. ठीक है, बट बड़ा गुस्से में इस टाइम पे ये कह रहा है मैं तो अच्छा खासा स्टेबल बैठा था यार, मुझे क्यों आके तंग किया. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड the dilemma that CH3 is having right now, the anger that CH3 is possessing right now. अच्छा कैसे बैठा हुआ था ना CH4 बन के, क्लोरीन को क्या पड़ी थी आने के लिए. अब एक गुस्से में क्या कहेगा, अच्छा तुमने मुझे तोड़ा, so I am going to break you now, I am going to combine with your Cl producing one more chloride free radical. हो गया स्टेबल. कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड आ गए ना, कार्बन को और कुछ नहीं चाहिए, उसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए बस, दैट्स इट. So chloride free radical दोबारा से बन गया. बेटा can this chloride free radical again attack on another mole of methane? Again this reaction will proceed. So जो step number 2 है ना, ये बार बार लूप में चलता रहेगा. It will continue to happen in loop unless and until one of the reactant is completely consumed. Simple as that. ठीक है, one of the reactant is completely consumed, तभी जाके ये step रुकेगा. Let's imagine हो गया खत्म. ठीक है, तो अब हम करेंगे chain termination. चेन टर्मिनेशन में बेटा जितने भी आपके पास फ्री रेडिकल्स हैं उसको कंबाइन करो. यू हैड क्लोराइड फ्री रेडिकल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल. सो क्लोराइड विद क्लोराइड विल फॉर्म Cl2, मिथाइल विद मिथाइल विल फॉर्म ईथेन, मिथाइल विद क्लोराइड विल फॉर्म क्लोरोमीथेन, राइट. अब ध्यान से सुनो, free radical substitution or free radical mechanism is not a good method to produce haloalkane, and this is the reason. बनाने जा रहे हो haloalkane, बन रहा है इथेन also. Again mixture of products. और बेटा मिक्सचर के बारे में आपको पता है how we chemists feel about a mixture. मिक्सचर में yield अच्छी नहीं होती है और हमें और मेहनत करनी पड़ती है उसको प्योरीफाई करने के लिए. व्हेन यू हैव अदर मेथड्स जिसमें ना प्योरिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है, जिसमें अच्छी यील्ड भी ऑब्टेन हो रही है, फिर हम क्यों ये वाला मेथड लेंगे, राइट. सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट प्रेफर्ड टू प्रिपेयर हालोअल्केन्स. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन विच इज कंबशन. देखो बेटा, कंबशन 2 केसेस में होती है, कंप्लीट कंबशन, एक इनकम्प्लीट कंबशन. कंप्लीट जब आपके पास सब चीजें अबंडेंस में गिवन है, आपका हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज इन अबंडेंस. इन दैट केस बेटा एवरी हाइड्रोकार्बन अंडरगोइंग कंबशन इज गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड इसके ऊपर आपके बैक एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चंस भी है बेटा. ब्यूटेन का कंबशन दिया हुआ है, टोलुइन का कंबशन दिया हुआ है. एक्चुअली मेरे लिए वो बैलेंसिंग है, हर एक कंबशन के बाद CO2 H2O फॉर्म होगा, बस बैलेंसिंग का सारा खेल है. ठीक है, बैलेंसिंग कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप क्लास 10 से कर रहे हो. इनकम्प्लीट कंबशन बच्चों, इनकम्प्लीट कंबशन जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट प्रेजेंट इन अबंडेंस, तो उसमें क्या बनेगा, कार्बन ब्लैक एंड वाटर. एक्चुअली बेटा इन दिस केस ये जो CH4 होता है ना वो लिमिटेड होता है.
आपने ये वाला फिनोमिना घर पे भी देखा है, जब गैस खत्म होने वाली होती है घर में तो उसका येलो फ्लेम आ जाता है। अपने घर में अपने बड़ों से पूछना, येलो फ्लेम आता है, जो भी कुकिंग करता होगा ना पूछना उससे, ठीक है। अगर आप कुकिंग करते हो तो आपको पता ही होगा। सो बच्चों इन दैट केस जब येलो फ्लेम आता है ना, आपके बॉटम ऑफ द यूटेंसिल टर्न्स ब्लैक, ठीक है। तो वो ब्लैक क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस कार्बन ब्लैक, बिकॉज आपकी गैस खत्म होने वाले, आपका हाइड्रोकार्बन अभी कम है। अगर बच्चों ऑक्सीजन कम होता है, इफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड इन दैट केस कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस, अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है तो, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी मेजर पोल्यूटेंट, दैट इज व्हाई व्हीकल्स का ना बार बार पोल्यूशन चेक भी होता है कि CO2 प्रोड्यूस हो, CO2 प्रोड्यूस हो, CO ना प्रोड्यूस हो, प्रॉपर ऑक्सीजन जाना चाहिए फॉर द कंबशन ऑफ द फ्यूल, ठीक है। चलिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बेटा, अब ठीक है आपने अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द फाइनल प्रोडक्ट। बट अगर आप कंट्रोल कर सके ऑक्सीडेशन बाय ऑफ कोर्स पुटिंग सम रिएजेंट्स, सो बच्चों इफ यू यूज कॉपर for the oxidation you will produce alcohol. If you use molybdenum oxide you will produce aldehyde. If you use acetic anhydride you will produce acetic acid. And देखो बेटा 3 डिग्री कार्बन ना बड़ी जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, उसके लिए आपको अपने बिग वेपन्स निकालने पड़ेंगे, दैट इज अल्कलाइन KMnO4, K2Cr2O7, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब जाके वो कहीं पे ऑक्सीडेशन देगा। सो 3 डिग्री कार्बन यूजुअली 3 डिग्री अल्कोहल देता है ऑन ऑक्सीडेशन। इसके ऊपर ना पूरा चैप्टर है क्लास 12th में, तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अभी तो आई थिंक वी कैन जस्ट सैटिस्फाई आवरसेल्फ विद द रिएक्शन। नेक्स्ट अप वी हैव एरोमेटाइजेशन। बेटा ये वाली रिएक्शन अभी याद रखना, ये मैं एरोमेटिक कार्बन में दोबारा करवाऊंगी। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है बेटा, यू टेक N-हेक्सेन and what you do is you put some oxidizing agent. Oxidizing agent क्या करते हैं? Remove hydrogen. So they are going to remove hydrogen from here, right? They are going to remove hydrogens from here also because you are using 770, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है बेटा, 1020 एटमॉस्फेयर प्रेशर। So आपके हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे बच्चों, and once hydrogens are removed you will have C6H6 which is nothing but benzene. तो ये रिएजेंट्स पक्का याद रख लेना, रिएजेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस आपकी एनसीईआरटी में गिवन है दैट यू हैव टू मेमोराइज, वो मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, दैट बाय एनी मींस यू हैव टू मेमोराइज, ओके। मूविंग ऑन, रिएक्शन विद स्टीम। So बच्चों when steam reacts with any hydrocarbon we produce syngas, water gas which is CO plus 3H2। ये वाली रिएक्शन ना हाइड्रोजन चैप्टर में थी, जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद चैप्टर ये वाली रिएक्शन हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ी होगी, CBSE से इस साल डिलीटेड है। खैर इट इज वाटर गैस और ऑल्सो नोन एज सिनगैस, ठीक है। सो व्हेन स्टीम इज रिएक्टेड व्हाट इज प्रोड्यूस? कार्बन मोनोऑक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। Pyrolysis, pyro means heat, lysis means breakdown. With the help of heat, when we are able to break down a larger hydrocarbon into its smaller units, that's known as pyrolysis. As you can see, यहाँ पे हेक्सेन देखो ब्रेक डाउन हो रहा है हमारे पास हेक्सेन हाइड्रोजन में, ब्यूटीन एंड ईथेन में एंड सो ऑन। स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में इट इज ब्रेकिंग डाउन एट अगेन 773 केल्विन। इसमें भी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। So बच्चों next up and the last topic of alkenes, we will start with alkenes. Conformation of alkenes. So बच्चों alkenes की conformation की बात करते हैं। First of all we have as you can see Sawhorse and Newman projection. Sawhorse projection देखो, आप ये वाला पेन देखो, ठीक है। I hope you can see this pen. So इस पेन में बेटा आपके पास आप इस तरीके से पेन को देख रहे हो, ठीक है। This is Sawhorse। जब आप इसे इस तरीके से देख रहे हो, जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो जाएगा, आमने सामने, एक कार्बन पीछे एक कार्बन आगे, तब वो न्यूमैन बन जाएगा। बस एक को आप साइड से देख रहे हो, एक को आप सामने से देख रहे हो, दैट्स इट। So as you can see in the Sawhorse projection, in the first one, two hydrogens are very close to each other, and in this case the hydrogens are very far apart from each other. So बेटा जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन सबसे पास होते हैं वहां पे रिपल्शन मैक्सिमम होगी। जिसकी रिपल्शन मैक्सिमम होगी बच्चों वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। जिसमें रिपल्शन मिनिमम होगी वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। So unstable ones are known as eclipsed conformation and the stable ones are known as staggered conformation. आपने किया क्या बेटा? पहले ना हाइड्रोजन दोनों ऐसे थे, ठीक है, फ्लैग्ड हाइड्रोजन ऐसे थे। अब एक हाइड्रोजन को नीचे कर दिया, तो आपने एक कार्बन को रोटेट किया, you rotated one carbon, right?
दैट इज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन। ठीक है, इन दिस कंफर्मेशन हम एक्सट्रीम केसेस कंसीडर करते हैं, लीस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल है हमारे पास स्टैगर्ड, मोस्ट स्टेबल है हमारे, लीस्ट स्टेबल है इक्लिप्स, मोस्ट स्टेबल है स्टैगर्ड। इनके बीच में कोई भी कंफर्मेशन आती है आप उसे स्क्यू कंफर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यू कंफर्मेशन। and the angle of this rotation is known as dihedral angle, and the repulsion which is caused over it, that causes the strain in the compound, that is known as torsional strain. Okay, next up we have Newman projection. न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप ये देख सकते हैं, पहले ये एक दूसरे के पास है, देखो है ना, पास है ना एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पास है, and then you have rotated one of the carbon, you have rotated one of the carbon, ये देखो हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर दूर हो गए। तो ये इन माय पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमैन जो है ज्यादा मतलब साफ दिख रहा है कि आपके पास हाइड्रोजन दूर है, हाइड्रोजन पास है, लेस कंफ्यूजिंग है ये। ऑफ कोर्स जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन पास है वो एक्लिप्स कंफर्मेशन, जिसमें हाइड्रोजन दूर दूर है वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। Now let's move on to alkenes. Alkenes are doubly bonded carbon atoms, बच्चों. They are doubly bonded carbon atoms. They are also known as olefins, oil-producing compounds. And alkenes are, having the general formula CnH2n. इसमें ना टू मेजर आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा होगा बेटा। टू मेजर आइसोमर्स होते हैं सिस एंड ट्रांस। उसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है अपॉन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वो वाली बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो हम गोना मेक सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ये बन गया सिस और ये बन गया ट्रांस, राइट? अच्छा, I think everybody knows now that carbon with a double bond has a hybridization of sp2. Carbon with a single bond has an hybridization of sp3. More the percentage is character, more is the electronegativity. sp2 में 33.3% is character होता है, sp3 में होता है 25%. Meaning C double bond वाला जो कार्बन है that is more electronegative. ठीक है, मैं इसके वेक्टर्स बना देती हूँ। As you can see in cis, the vectors are pointing in the same direction. Meaning in this there will be net dipole moment. In this case they are pointing in the opposite direction. There will be no net dipole moment. समझ में आई बात? Right? Yes. So बच्चों, in this case, in the cis isomer, you have net dipole moment. In the case of the ट्रांस आइसोमर यू हैव नो नेट डायपोल मोमेंट। मैम डायपोल मोमेंट क्यों कंसीडर कर रहे हो आप? देखो बेटा, जब आपके पास डायपोल मोमेंट होती है ना किसी भी कंपाउंड में, उसमें होती है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। ठीक है, इसमें नहीं है। मतलब यहां पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है। अब इसको मेल्ट करने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, राइट? इसको बॉयल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा, बिकॉज इट हैज अ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। That is why the boiling point of cis is more than boiling point of trans. Extremely important question. बहुत 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 important question है। तो क्यों है बेटा ये? Because of the dipole moment. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। We are going to understand the melting point now. Let's talk about melting point. बेटा melting point is a property of solid. And solid की property क्या है? Compact पैकिंग, सिंपल। जिसकी जितनी अच्छी पैकिंग वो उतना बढ़िया कंपाउंड। अब आई थिंक यू ऑल विल एग्री विद मी कि ट्रांस में सिमेट्री है। सिमेट्री है तो आई थिंक पैकिंग भी अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी है तो वो सॉलिड भी अच्छा होगा, सॉलिड अच्छा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। सो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन द ट्रांस आइसोमर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस। तो टू कॉन्ट्राडिक्टिंग है। बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर फॉर सिस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर फॉर ट्रांस। आई होप दैट दिस इज क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ द डायपोल मोमेंट इन सिस। मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन ट्रांस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। चलिए बेटा,
Let's start from the methods of preparation of the alkenes. First of all, alkyne से start करते हैं बेटा. अब alkynes में we have C triple bond C. ठीक है, मैंने आपको कहा था ना ये डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट होगा, तो मैम वहां पे से कैसे कंट्रोल करने वाले हो? देखो, we are going to use something called Lindlar's catalyst, PDBaSO4 poisoned by sulfur and quinolene. इससे क्या होता है बेटा, पलेडियम में ना हमने ऑलरेडी इंप्योरिटीज डाल दी है, तो व्हेन यू ट्राई टू ऐड हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन ना आपके पास लिमिटेड है, लिमिटेड हाइड्रोजन होगा तो बस ये डबल बॉन्ड तक ही जा पाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, सिंपल. ठीक है, राइट. ऑल्सो एक और भी है हमारे पास, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. दिस इज नोन एज बेर्च रिडक्शन बच्चों. इसमें भी आप यही करते हो, कंट्रोल्ड रिडक्शन. दिस इज नोन एज कंट्रोल्ड रिडक्शन. मैं यहां लिख देती हूं कंट्रोल्ड या पार्शियल रिडक्शन. राइट, मूविंग ऑन. फ्रॉम अल्किल हैलाइड, यहां पे आपके पास आ जाएगा, ओके मैं अभी बता देती हूँ, CH3CH2Cl. यहां आएगा आपके पास दी मोस्ट फेमस कंपाउंड फ्रॉम द होल हाइड्रोकार्बन चैप्टर, जो सबने सुना होगा, चाहे चैप्टर किया हो ना किया हो, बट सबने नाम जरूर सुना होगा इसका, दैट इज अल्कोहलिक KOH. सो बच्चों अल्कोहलिक KOH आप यूज करते हो फॉर डिहाइड्रो डिहालोजिनेशन. ठीक है, अल्फा से गया क्लोरीन, बीटा से गया हाइड्रोजन, बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 अलोंग विथ KCl एंड वाटर. ये K पॉजिटिव सेल के साथ जाता है, OH नेगेटिव बीटा हाइड्रोजन के साथ जाता है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन. बट मैम अगर हमारे पास दो दो बीटा कार्बन हो तो तब क्या करेंगे? ठीक है, तब का भी सिनारियो बता देते हैं बच्चे. इन दैट केस सेडजेफ रूल इज अप्लाइड. क्या अप्लाई होता है? सेडजेफ रूल. सेडजेफ रूल ये कहता है दैट बीटा हाइड्रोजन शुड बी एलिमिनेटेड विच इज मोर अल्काइलेटेड. यहां पे आपके पास दो दो बीटा हाइड्रोजन है, राइट. हु इज मोर अल्काइलेटेड, बीटा 1 और बीटा 2? कमेंट में बताओ, मैं वेट कर रही हूं. 1 2 3 4 5. आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव टोल्ड. सो बीटा 1 में ज्यादा अल्काइलेशन है, एज यू कैन सी ओवर हियर, राइट. सो यहां से आपके पास एलिमिनेशन होगा CH3 एंड क्लोरीन विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर CH3. ब्यूटूइन बना. मैम ब्यूटवाइन भी तो बन सकता है ना, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट. ठीक है, बना दो, चलो बना के देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं स्टेबल रूल बना, ये क्यों नहीं सेडजेफ रूल बना. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना ब्यूटवाइन, ये बना ब्यूटूइन. अब जिसने मेरे साथ हाइपर कंजुगेशन की है उसे पता है कि यहां पे मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ओवर हियर, राइट. हाइपर कंजुगेशन बेटा मैंने YouTube पे पढ़ा रखा है, डू चेक दैट आउट. सो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग ब्यूटूइन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज कंपेयर टू ब्यूटवाइन. इसीलिए हम लोग दैट बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड विच इज मोर अल्काइलेटेड. ठीक है, दैट इज व्हाई. सो ये वाला हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनेगा. आई होप दैट दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स. इन विसिनल डाइहैलाइड्स लेट अस सपोज आई हैव दिस. ठीक है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जिंक. जिंक से जिंक ब्रोमाइड निकल जाएगा बच्चों, एंड यू विल बी हैविंग योर अल्कीन. सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शंस है बेटा, कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव अल्कोहल्स. फ्रॉम अल्कोहल्स डिहाइड्रेशन. इसमें भी सेडजेफ रूल ही लगाना है बेटा. ठीक है, अल्कोहल ले लेते हैं. ओके, डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट रिएजेंट इज कंसंट्रेटेड H2SO4. अल्फा से OH निकालो, दैट बीटा हाइड्रोजन विच इज मोर अल्काइलेटेड शुड बी एलिमिनेटेड, एंड यू हैव योर ब्यूटूइन वंस अगेन. ठीक है, सो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे बच्चों? कंसंट्रेटेड H2SO4, दैट इज दी बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट. फॉस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो 85%, बट ये बेस्ट इन द मार्केट है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मार्कोवनिकॉफ एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल. ये लिखवा लो, ये पक्का आएगा, तो मेरे साथ साथ लिखेंगे सब बच्चे, मार्कोवनिकॉफ एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल. बच्चों इसमें क्या होता है, व्हेन वी ट्राई टू ऐड HBr HCl ऑल द हेलो एसिड्स इन द unsymmetrical alkene, for example propene.
ठीक है, तो इसमें हम ट्राइंग टू ऐड HBr विच इज H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। ओके बेटा, एक काम करते हैं, दो सिनारियोज ले लेते हैं एंड दोनों सिनारियोज में वी विल ऐड H पॉजिटिव आयंस, राइट। ओके, एक काम करते हैं, पहले हम लोग डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देते हैं इस साइड पे। If the double bond is shifted to this side, this will gain a negative charge. Hydrogen will attack over here. बना दो resultant compound. And if double bond is shifted over here, this will gain a negative charge. Hydrogen will attack over here. This will be formed. अब आप मुझे बताइए 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन? आई होप यू हैव गिवन द आंसर एज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये ज्यादा स्टेबल होगा, दैट मीन्स दिस विल बी इन माइनॉरिटी। हमारे पास जो ब्रोमीन है दैट विल अटैक ऑन द मिडल कार्बन एंड दिस इज योर मार्कोवनिकॉफ रूल which states that the negative part of the addendum gets added to that carbon which contains less hydrogen and the positive part of the addendum gets added to that carbon containing more number of hydrogen। देखो ना, ये ब्रोमीन कहाँ ऐड हुआ है? जिस कार्बन के पास, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन थे, एंड हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुआ है? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे। दैट्स मार्कोवनिकॉफ रूल फॉर यू। बेटा मार्कोवनिकॉफ रूल हर जगह एप्लीकेबल होगा, आप एडिशन ऑफ वाटर करवा लो, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करा लो, जिस मर्जी का एडिशन करवा लो आप एल्कीन्स में या अल्काइंस में मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होगा। बट इफ यू हैव द प्रेजेंस ऑफ समथिंग कॉल्ड peroxide, क्या बेटा? Peroxide, in that case anti-Markovnikov rule will be followed and please remember it is only and only for the HBr, it's only and only for HBr, ठीक है, ये सिर्फ HBr के लिए ही इफेक्टिव है, अदरवाइज इट डजंट वर्क। ओके, पेरोक्साइड के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड ले लेते हैं, C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है, दिस विल ब्रेक डाउन, इसमें फ्री रेडिकल होगा, होमोलिसिस हो जाएगा, सो यू विल हैव वही सेम आ गया ना आपके पास द वन व्हिच वी डिड इन कोल, ये दोबारा होमोलिसिस में चला जाएगा, CO2 बन के एलिमिनेट एंड आपके पास आ जाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल, वही सेम चीज। फिनाइल फ्री रेडिकल थोड़ा गुस्से में है, ठीक है, इसको जल्दी से स्टेबल होना है, तो क्या देखेगा, अरे मेरे पास एक HBr पड़ा है, मैं इसको तोड़ देता हूं, हाइड्राइड एंड ब्रोमाइड फ्री रेडिकल बन जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास C6H6 प्लस हमारे पास आ जाएगा ब्रोमाइड फ्री रेडिकल, राइट बेटा। अब ये ब्रोमाइड फ्री रेडिकल इज गोइंग टू अटैक, this bromide free radical is going to attack on the propene, okay, so please take a screenshot, ले लिया, ठीक है। अब ब्रोमाइड फ्री रेडिकल आ गया, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल इज गोइंग टू अटैक ऑन प्रोपीन, फिर से दो सिनारियोज ले लेते हैं बेटा, एक में ब्रोमाइड, ये दोनों हो जाएगा होमोलिसिस, देखो जब भी फ्री रेडिकल आता है वो होमोलिसिस ही कराएगा, सो इन वन केस आई विल टेक, ओके, ये वाला यहां पे ले लीजिए, ठीक है, एंड इन द अदर केस ब्रोमाइड विल अटैक ओवर हियर, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा CH3 CHBr CH2 फ्री रेडिकल एंड यहां बन जाएगा CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Br। फिर से मैं वही क्वेश्चन पूछूंगी, कौन ज्यादा स्टेबल, 1 डिग्री या 2 डिग्री? आप कहेंगे 2 डिग्री, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल, दैट मींस अपना हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैक करेगा एंड आपके पास बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, देखो कैसे इन्होंने 1 ब्रोमोप्रोपेन बना लिया, समझ में आई बात। तो जब भी हमें सब्स्टिट्यूशन करानी है, ये कन्वर्जन में बहुत यूजफुल होगा बेटा, व्हेनेवर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एनीथिंग ऑन द लास्ट कार्बन एंटी मार्कोवनिकॉफ लगाओ, व्हेन मिडिल कार्बन मार्कोवनिकॉफ लगाओ, सिंपल एज दैट, ओके। नेक्स्ट अप वी हैव ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन में वी आर गोइंग टू यूज Bayer's reagent, we are going to use something called Bayer's reagent, okay, so Bayer's reagent is cold aqueous dilute KMnO4,
ये करता क्या है, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है। ओके, इथीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें डाल दो बेयर्स रिएजेंट एक्वोड एक्वस डाइल्यूट KMnO4 एंड बिकॉज इट इज एक्वस आपके पास वाटर भी है। बेटा वाटर क्या होता है, HOH, करेक्ट। KMnO4 क्या करेगा, एक ऑक्सीजन दे देगा। Can that oxygen combine with this OH? Yes, ma'am. Can these two OHs combine with these two CH2? Yes, ma'am. So CH2, CH2, OH, OH, diol will be formed. This is your Bayer's reagent. Tell me if there is any doubt, do comment it down. I will clarify it. So please go through it. It's a very, very important reaction. अब करते हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें 60% of the questions from the back exercise are from this topic only, which is ozonolysis. Extremely important. Okay, let me take some different kind of compound. CH3 double bond CH2. Ozonolysis is again a very good method of oxidation. You will add ozone in the presence of CCl4. Something called ozonide will be formed. क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड हटा दो, उसकी जगह 3 ऑक्सीजन फिट कर दो। ओके, CH3 C CH3 CH2, तो ये हमारे पास 3 ऑक्सीजन आ गए, राइट। ओके, आफ्टर दिस बच्चों आपने क्या करना है, जिंक हाइड्रोलिसिस करा देना है। ये जो जिंक है ये एक ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, जिंक ऑक्साइड, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन इधर, एंड ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ। जस्ट रीड दी प्रोडक्ट आउट लाउड, CH3CO CH3 बन गया एसीटोन, एंड दिस इज HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये है ओजोनाइड, वेरी अनस्टेबल। तो ओजोनेट के बाद क्या हो बेटा, एक जिंक एक ऑक्सीजन लेके भाग गया, एक ऑक्सीजन वन साइड के साथ, अनदर ऑक्सीजन अनदर साइड के साथ, और बस हमने जोर से एक बार नाम बोल देना है पूरे के पूरे कंपाउंड का, उसको रीड करो, CH3CO CH3। अच्छा, अगर आपके इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, वैसे तो आपको सब्जेक्टिव में बनाना पड़ेगा, लेट्स से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, तब आप इतनी मेहनत थोड़ा ना करोगे। तब सिंपली क्या करना, डबल बॉन्ड हटाना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन देना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे दो, और देखो कंपाउंड बन गया, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट अप वी हैव पॉलीमराइजेशन, एक मोनोमर से एक पॉलीमर बनाना है, इस पॉलीमराइजेशन पूरा चैप्टर है क्लास 12th में। सो वी हैव CH2, इसके n मोल्स ले लो इथीन के, अंडरगोइंग पॉलीमराइजेशन, क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा अप टू n कार्बन एटम्स। सो बेटा ये इथीन बन गया पॉलीइथीन, विच यू यूज, विच इज बैंड नाउ, ठीक है, ये इथीन बन गया पॉलीइथीन, राइट। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अल्काइंस। चलिए बच्चों अब अल्काइंस के बारे में बात करते हैं। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है ना, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, आई एम सॉरी, CnH2n-2, राइट। हाईली अनसैचुरेटेड, बट एक इसकी बहुत बढ़िया बात है, ये एसिडिक होता है, एंड ये इसकी नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टी है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम प्रिपरेशन कर लेते हैं बच्चों। So preparation is first of all done by calcium carbide. Okay, calcium carbide. इसके साथ ना water add कर दो. Calcium hydroxide will be eliminated. ठीक है, CH triple bond CH will be formed. Easy है ना, ये देखो ये combine हो गया, ये सब निकल गया आपस में, right? This is the first method. Second method is by dihalides, okay, CH2, CH2, Br, Br. पहले क्या करो, अल्कोहलिक KOH बनाओ, एक Br एक हाइड्रोजन गया, CH, Br, डबल बॉन्ड CH2। मैम दोबारा अल्कोहलिक KOH लगा देते हैं। अल्कोहलिक KOH इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग टू वर्क ऑन अ डबल बॉन्ड, याद रखना ये बात मेरी, ठीक है। इसके लिए हम लगाएंगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया विच प्रोड्यूसेस NaNH2, ठीक है। सोडियम के साथ जाएगा ब्रोमीन NaBr, अमोनिया बन जाएगा NH2 प्लस हाइड्रोजन
ammonia will be eliminated, and now you have your ethyne. Got it? So कभी भी अल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड पे नहीं काम करेगा, उसको मत लगाना. इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ वेरी पुअर यील्ड. आपकी बुक में डायरेक्टली NaNH2 दे रखा है, ठीक है, तो हम वही यूज करेंगे. देखो अल्कोहलिक KOH लग सकता है, बट बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा कम यील्ड प्रॉपर ऑब्टेन होती है. सो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है. अगर आप अल्कोहलिक KOH दोबारा लगाओगे, योर एग्जामिनर विल कट योर मार्क्स. ठीक है, ये आगे प्रिपरेशन. चलिए बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस. Okay. In any triple bonded carbon atom, hybridization is sp. 50% s character. मैंने क्या कहा था, जितना ज्यादा s character उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मतलब कि this carbon will be delta negative and ये delta positive. मतलब कि हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड इजीली. एंड कौन से कंपाउंड हाइड्रोजन इजीली रिमूव कर देते हैं बेटा? Which compounds can remove hydrogen easily? बताइए. Which are acidic. That is why these are acidic in nature. So all the triple bonded compounds are acidic. नहीं, मैम गलत कह रहे हो. Not all the. देखो बेटा, only terminal alkynes are acidic. Only, write it down please. Very very important. Only terminal alkynes are acidic. Non-terminal नहीं. Non-terminal means जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहीं बीच में आ रहा है, लाइक दिस. ब्यूटूआइन. ब्यूटूआइन में ठीक है, मैं समझती हूँ, येस इट इज sp हाइब्रिड है, इसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. बट द प्रॉब्लम इज बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना लूज करने के लिए. आप हाइड्रोजन ही लूज कर पाओगे तो कैसे एसिडिक होगा वो? That is why non-terminal alkynes are not acidic in nature. ये अगर अट्रैक्ट कर भी लेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, कोई हाइड्रोजन है लूज करने के लिए इसके पास? नहीं. ये वाला हाइड्रोजन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जुड़े हुए, ये नहीं जाने वाला इसको छोड़ के. समझ में आई बात? राइट, ओके ग्रेट. नेक्स्ट अप एडिशन रिएक्शन. जैसे वाटर का एडिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. सो मैं एक अल्काइन में वाटर ऐड करवाऊंगी. सो वी हैव प्रोपाइन, इसमें हम करेंगे वाटर ऐड. मैंने आपको मार्कोवनिकॉफ रूल में बताया था, अल्काइन अल्कीन दोनों पे फॉलो करेगा. दैट मींस पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन, नेगेटिव टू दैट कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन. ठीक है, भी लगा दो. ये बन गया इनोल. दिस इज इनोल, राइट. अब इनोल फॉर्म इज वेरी अनस्टेबल. इनोल फॉर्म इज वेरी अनस्टेबल, राइट बच्चों. क्या हो जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, दिस विल गो विद दिस कार्बन एंड दिस डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ओवर हियर. दिस इज नोन एज टॉटोमेरिज्म, हाइड्राइड शिफ्ट. इससे क्या हो जाएगा, एसीटोन बन जाएगा. दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटा. ये वाला जो हाइड्रोजन है OH का, दैट विल गो विद दिस कार्बन, डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ओवर हियर. ये बन गया एसीटोन. ज्यादा स्टेबल है इनोल फॉर्म से. And this question has been asked many a times, तभी मैंने स्पेसिफिकली करवाया. पॉलीमराइजेशन बेटा, ये वाला अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन टू प्रिपेयर बेंजीन. दोबारा से आएगा. सो इथाइन के 3 मोल्स ले लो अंडर रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन और क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा. इसका एक एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा एंड इज गोइंग टू फॉर्म ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड. लेट्स टॉक अबाउट कहानी ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. सो इंपेरिकल फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा बच्चों. इन दैट we actually realize that okay the empirical formula, the molecular formula of benzene is C6H6. ठीक है, उसी कंसेप्ट से. बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था अल्कीन है, अल्काइन है, अल्केन है, क्या है ये, क्योंकि किसी के फॉर्मूला में बैठ नहीं रहा था. ये इतना तो पता था अनसैचुरेशन है, बट बिकॉज अनसैचुरेशन है तो ये एडिशन क्यों नहीं दे रहा है, ये एडिशन रिएक्शन भी नहीं दे रहा था और ये बड़ा ही स्टेबल था. तो क्या रीजन था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, ऑगस्ट केक्यूल. उन्होंने कहा कि भाई इसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होने वाला है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स. उनको ये कैसे पता लगा, उन्होंने ना बेंजीन की ओजोनोलिसिस करा दी बेटा. इसमें 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल आ गए. मतलब उनको पता लग गया कि 3 डबल बॉन्ड है. अर्थात स्टेबल क्यों है ये, बिकॉज वो 3 डबल बॉन्ड जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डीलोकलाइज्ड है.
and I think you know it very well. Distributed energy is the most stable energy. अब आपके पास दो तरह के वर्कलोड है, एक है आपने अकेले ने एक प्रोजेक्ट करना और एक प्रोजेक्ट है जो कि ग्रुप प्रोजेक्ट है. तो अब ग्रुप प्रोजेक्ट की टेंशन नहीं होगी ना, कम वर्कलोड है, राइट, क्योंकि दैट वर्कलोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, hence you are more stable. But in this case, in the other cases, the energy is not distributed, hence it is not very stable. But in this case, energy is distributed, therefore it is more stable. So this structure of benzene was proposed by Auguste Kekulé, and he told us that it can undergo resonance like this. That is why its energy is distributed, and this double bond is actually around everywhere, right? ये ऐसे रोटेट करता रहता है, कहीं पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहां पर है, बस ऑल्टरनेट पोजीशन पे होगा. ठीक है बच्चों. सो ये हमें बताया गया था ऑगस्ट केक्यूले, दैट्स व्हाई वो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को केक्यूल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट अप वी हैव एरोमेटिसिटी. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एक प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिसिटी, जो कि हर एक एरोमेटिक कार्बन में होनी चाहिए. उसके लिए 3 क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए. एक प्लेनरिटी, कंपाउंड शुड बी प्लेनर. सेकेंड कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. थर्ड हक्कल्स रूल विच इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल. बेंजीन के ऊपर ही अप्लाई करके देख लेते हैं. ऑल दी कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज. sp2 हाइब्रिडाइज मींस ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर दो भाई हो गया. कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन भी हो गया. हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, n की वैल्यू जब हम 1 करते हैं ना इसमें, तो हमारे पास इसका आंसर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही आता है. इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. तो क्या ये हक्कल्स रूल फॉलो कर रहे हैं? यस मैम, इट इज फॉलोइंग हक्कल्स रूल. सो बेटा या तो सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है. अगर एक भी रूल फॉलो नहीं होता है, इट इज नॉट एरोमेटिक. सिंपल. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन. प्रिपरेशन तो हम कर चुके ऑलरेडी, ये वाली दोबारा कर लेते हैं. बाकी एरोमेटाइजेशन भी रिपीट होगी बेटा, तो वो जल्दी से लिख लेना, एनहेक्सेन से भी और इथाइन से भी. ठीक है, राइट. डीकार्बोक्सिलेशन आप बना लो भाई RCOONA की जगह बस अराइल ग्रुप ले लो बेटा. एंड अगेन सोडा लाइन, again Na2CO3 will be eliminated and you will be left with benzene. सेम उसमें एल्केन बन रहा था, इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन रहा है. रिडक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल ले लो, ये मेरी फेवरेट रिएक्शन है. रिडक्शन ऑफ फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, जिंक एंड ऑक्सीजन बाय बाय टाटा कर देंगे. ये हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा बेंजीन के साथ एंड बन गया बेंजीन. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म. बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में ना पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विच इज डिफरेंट फॉर एवरी केस. ठीक है, तो वो मैं आपको हर एक रिएक्शन का अलग अलग बताऊंगी. जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया उसके बाद की कहानी पहले पढ़ लेते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द बेंजीन रिंग. सो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है बेटा, ये हाइड्रोजन मैं अलग से दिखा रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्यों दिखा रही हूँ. ये इलेक्ट्रोफाइल है. इलेक्ट्रोफाइल जहां इलेक्ट्रॉन्स है वो तो भागा भागा जाएगा वहां पे. सो दिस डबल बॉन्ड, लेट्स इमेजिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑब्वियसली मैम नेगेटिव चार्ज पे, उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए. यस, तो ये आ गया हमारे पास. दिस इज नोन एज एरीनियम आयन. ये क्या होता है बेटा? एरीनियम आयन. ठीक है, एरीनियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. आप करके देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, आपके पास ये बन गया डबल बॉन्ड यहां. सो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. तो बात समझ आ गई. बट अगर आप रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात कर ही रहे हो तो आप कंपेयर भी तो कर सकते हो ना रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेंजीन की और एरीनियम आयन की. बेंजीन में तो कोई डबल सिंगल कोई चार्ज नहीं था, इसमें चार्ज है. एंड आपको पता है चार्ज स्पीशी की जो स्टेबिलिटी होगी इट इज ऑलवेज लेस देन दी न्यूट्रल वन, राइट. सो दैट इज व्हाई इसमें तो भैया चार्ज है तो इतना स्टेबल नहीं है. सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज गोइंग टू गेट broken and this is going to be given to this particular carbon and hydrogen will be eliminated and you have your electrophilic substituted compound.
अंदर के एरोज गलत बनाए, सॉरी। यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है, राइट बेटा, दिस इज द मैकेनिज्म। अब मैं आपको हर एक का जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बताऊंगी। फर्स्ट अप वी हैव हैलोजिनेशन। ओके, हैलोजिनेशन में बेंजीन रिंग लीजिए, add Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3, ठीक है, Cl2। अब ये वाला क्या होगा बेटा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा क्यों हुआ? एनहाइड्रस AlCl3 बहुत ही इलेक्ट्रॉन का भूखा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने इसको ना बोल दिया, इसको भड़का दिया वाले क्लोरीन को, या तो इसको छोड़ दे तो हमारे साथ आ जा, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले, AlCl4 नेगेटिव बना देंगे हम, और इसको छोड़ दे, क्लोरोनियम आयन बन जाएगा। बेचारा भोला सा क्लोरोनियम आयन, ये सोच रहा मैं क्या करूं, सो इट्स गोइंग टू सी, अरे बेंजीन के पास तो इतने सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इसके साथ आके अटैच हो जाऊंगा, है ना, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अब ये जो धोखाधड़ी से क्लोरीन को निकाल लिया था Cl नेगेटिव को, Al ने रियलाइज किया दैट इट इज नॉट वेरी स्टेबल विद अ नेगेटिव चार्ज, तो इसको Cl नेगेटिव निकाल देगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला था, टू रिप्लेस, क्लोरीन ने रिप्लेस किया था ना एक हाइड्रोजन को, सो दैट H एंड Cl विल कंबाइन एंड HCl विल बी फॉर्म। सो कैसे प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रोफाइल? बाय द हेट्रोलिसिस ऑफ क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, this is the generation of chloronium ion. Note it down please. Okay, moving on with nitration. In nitration बच्चों, you have benzene concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. अब मैम इसका इलेक्ट्रोफाइल कैसे? ओके, आई विल एक्सप्लेन। HNO3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? H पॉजिटिव आयंस देगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये कहेगा यार मुझे बिठा लो, मुझे जरूरत है, ठीक है, आ जाओ भाई बैठ जाओ। ऑक्सीजन ने बिठा तो लिया बट उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इट्स गोइंग टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स अवे एंड गोइंग टू एलिमिनेट एज वाटर, बचा क्या? NO2 positive electrophile nitronium ion, which is going to attack on the benzene ring, and बच्चों क्या बन गया? Nitrobenzene. Easy. Next up we have sulfonation. इसमें हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। कैन आई राइट सल्फ्यूरिक एसिड एज दिस? बेटा फ्यूमिंग है मतलब कंसेंट्रेटेड है, मतलब बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस होने वाले हैं। फिर से वही कहानी रिपीट होगी, H पॉजिटिव आयन कहेगा यार मुझे बिठा लो, ठीक है, वो कहेगा ठीक है बैठ जाओ भाई, O के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये लेके भाग जाएगा, आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप बन जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन बेंजीन रिंग, राइट, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बस हमें इसको अलग करना आना चाहिए। कैसे मैंने अलग किया बच्चों, मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। SO3H यहां पे आ गया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस है बच्चों, तो ये वाला पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, राइट, एंड यहाँ पे H आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, oxygen cannot carry a positive charge, so it's going to take the electrons away, eliminate as water, and you have your SO3 positive group, SO3H positive group, and that will attack on benzene to form benzene sulfonic acid. Next up we have Friedel-Crafts alkylation. सब में बेटा Friedel-Crafts रिएक्शन में ना एक ही प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो मैं आपको अल्काइलेशन करवा देती हूँ। अल्काइलेशन में CH3Cl will be used in the presence of anhydrous AlCl3, ठीक है, ये Cl गया इसके पास, वही वाली कहानी हैलोजिनेशन वाली, AlCl4 नेगेटिव will be produced, बट यहां पे कौन बच गया? CH3 methyl free radical, and that's gonna attack on benzene to form toluene, and फिर से वही होगा, AlCl4 स्टेबल नहीं है, Cl निकल जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन, तो HCl बन जाएगा, ठीक है बच्चों, बहुत इजी, एक बार समझ आ गया ना कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ समझा दिया है, then it's
लिटरली अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ना बच्चों, एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता अंडर नॉर्मल कंडीशन। जबरदस्ती कराओगे, करेगा ही फिर। जबरदस्ती मीन्स अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। So as you can see, I have done the reduction over here at 200 degree Celsius, drastic conditions. In such case बेटा क्या हो जाएगा, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। सिमिलरली बच्चों, इफ यू ऐड, यहाँ मैंने Br2 लिया, आपके बुक में Cl2 है, कोई भी ले सकते हो। अगेन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों, व्हाट विल हैपन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। इन दैट केस इन योर बुक यहाँ बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड बन गए। आपके बुक में क्लोराइड है, मैंने एक एक्स्ट्रा रिएक्शन दे दी है। बोथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन साथ पॉसिबल है, बट एडिशन रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होगा। कोई नहीं चाहता अपनी एरोमेटिसिटी लूज करे। एरोमेटिसिटी हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। वुड यू वांट टू लूज अ स्टेबिलिटी ऑन योर ओन? नहीं। अच्छा खासा चल रहा है, आप क्यों उसको डिस्टर्ब करोगे? सो जब बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस आएंगी सिर्फ तभी ये डिस्टर्ब होगा। गॉट इट? राइट। Last but not the least topic of today's class, that is directive influence of the functional group. So बच्चों, आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है such as OH, and if you make its resonating structures, you will see that the ortho and para positions are activated. Negative charge आ रहा है, right? Let's make the resonance over here. मैं इधर अच्छे से resonance बना देती हूँ, बच्चों को resonance में बहुत प्रॉब्लम आती है। So let's make the resonating structure of phenol. So ये मैंने बना दिया phenol. OH is a plus M group बेटा, that is electron releasing group. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज, ये यहाँ पे, and this will form a double bond and oxygen के पास आ जाएगा positive charge. Then these two electrons will make a bond over here. ये bond, ये arrows बहुत proper होने चाहिए, otherwise your marks will be deducted. ठीक है। Now these two electron will make a bond over here. ये bond यहाँ पे टूट के इधर आ जाएगा, and then it will go back over here oxygen का, oxygen के पास you have your structure back. As you can see, the negative charge is appearing on ortho and ortho para ortho position. तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? जहां पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। So electrophile will attack on ortho para position when plus M or electron releasing group is present. ठीक है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल आपका सबसे फेमस NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप इज द विदड्रॉइंग ग्रुप। So ये यहाँ पे चला गया, ये अब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, इट्स अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब ये कहेगा मेरी हेल्प करो यार, पॉजिटिव चार्ज सॉरी, यहां पॉजिटिव, ये वाला सेम चलेगा। ये कहेगा मेरी दोबारा हेल्प करो, बार बार हेल्प मांगे जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आई जा रहा है, मतलब कि ऑर्थो पैरा पोजीशन विल बी डीएक्टिवेटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वापस आ जाएगा। राइट, अब आप ध्यान से देखिए, ऑन ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पॉजिटिव चार्जेस देयर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है यहाँ पे। इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस, दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। कहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है बेटा? मेटा पोजीशन पे। सो इन द केस ऑफ -M ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, we are going to be attacking the electrophile on the meta position. Meta position gets activated. आई होप बच्चों दैट आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आया होगा। प्लस और आइकॉनिक में भी इस टाइम पे रिवीजन चल रही है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 as well as of class 12. In class 11 we are revising chapter number 2 and soon after that we'll be revising chapter number 1 and chapter number 8. So you all are welcome to join. In the plus batches you're getting to learn live from the comfort of your home, unlimited access to all our courses, weekly tests are there, structured courses are there, you will be enrolled in batches also बच्चों, regular classes होंगी आप लोगों की जो कि अभी भी हो रही हैं. So you all can join that, but in iconic subscription you'll be getting a personal mentor
teacher with whom you can discuss your concerns. Test analysis will be provided to you. Study material, study planner will be provided to you. Expert guidelines will be provided to you. You'll be getting the access to raise a hand feature through which you can talk to the educator during the live class. Also बच्चों DPPs का फीचर मिलेगा आपको, ask a doubt का फीचर मिलेगा जिसमें आप unlimited doubts पूछ सकते हैं at any point of time and get solutions via videos. इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं बच्चों, एंड इस टाइम पे सोने पे सुहागा, अभी विन विन सिचुएशन है आप लोगों के पास, बिकॉज वी आर गिविंग यू 42% ऑफ. यस बच्चों, 42% ऑफ वी आर गिविंग ऑन क्लास 12 सब्सक्रिप्शन. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यूज माय कोड खुशी एस लाइव और खुशी S10. ठीक है, ये मेरा कोड है खुशी S10 और खुशी S Live. You have to use this code on the checkout and you will be getting around 42% off. मतलब कि जो क्लास 12, आप लोग क्लास 12 में जाने वाले हो, आप लोग 2024 वाले बैचेस हो बेटा, सो आप लोगों को बस 1000 रुपीज पर मंथ में सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. PCMB CS इंग्लिश सब कुछ मिलेगा आप लोगों को. ठीक है, जस्ट 1000 रुपीज पर मंथ बेटा. ठीक है, इट्स वेरी वेरी गुड डील फॉर यू ऑल, for all the subjects बच्चों, and do join us over there, and this offer is only valid till February 21. So इसको बिल्कुल मिस ना करें बच्चों, and do join us over there. Full syllabus batch is going to start from the March 1st बच्चों for the new batch, and the total cost will be around 7,500 rupees, which is approximately around 1,000 rupees per month. So do join that bachcho, and I am requesting you all, because in this particular batch, what will happen students, the complete syllabus will be done and all the top educators are there in this batch and they will be doing. बहुत मजा आने वाला है क्लास 12 के, स्पेशली केमिस्ट्री में. मेरी केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेवरेट है बच्चों क्लास 12 की. सो अगर आपको हम लोगों से पढ़ना है, जल्दी से प्लस में आइकॉनिक में आ जाइए. इस टाइम पे 42% ऑफ चल रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाट कैन गेट बेटर देन दिस, एंड you just have to apply my code Khushi S Live. Beta, what's my code? Khushi S Live or Khushi S10. So do tell your friends also about it. Also बच्चों, आज 17th of February है. टुडे एट 8:30 PM आज मैं आपको इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, जो कि सबको बहुत प्रॉब्लमैटिक लगता है. एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम होने वाला है बच्चों एट 10:15 PM रेगुलर क्लासेस में आपका. एंड दैट चैप्टर वी विल बी डूइंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस टुडे. सो जिसको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने, 67 क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के. ठीक है, और इक्विलिब्रियम के अराउंड कुछ 70 क्वेश्चंस है. सो जिसको करने 7:15 एंड 8:30 PM जरूर आइएगा. एंड बच्चों, आई एम इनवाइटिंग यू ऑल. आई होप दैट यू डिड लाइक दिस सेशन. हम लोग यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों आप लोगों के लिए. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड बाय द हाइड्रोकार्बन चैप्टर. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए. Soon I'll be coming up with new chapters as well, with other chapter revisions as well. So do subscribe to our channel and let's crack it.